नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जागर स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल शुक्ति एकेडमी क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 हमारा फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कौन सा चैप्टर लिखा है? आपका पहलवान की ढोलक। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझ के चलें तो हमारा बहुत प्यारा चैप्टर दिया है। हमें इसके एक-एक वर्ड को समझ के चलना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो आज हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनका जन्म का है 1921 में। कहाँ? आरोई हिंगना में। जिला कहाँ पड़ता है? पूर्णिया अगरिया में, बिहार में इनका जन्म स्थान माना जाता है। आगे हम अगर चर्चा करें तो आगे इनके कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है इनका। सबसे पहली बात कि फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं इनको प्रसिद्धि कहाँ से मिली है? को सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली है इनका एक ग्रंथ है, सॉरी ग्रंथ कह रहा हूँ, उपन्यास है। कौन सा है? मैला आंचल। मैला आंचल से इनको सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई। किसको? फणीश्वर नाथ रेणु को। ठीक है, इनका उपन्यास है और बहुत चर्चित उपन्यास है क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो ख्याति मिली इनको कहाँ से मिली? मैला आंचल से। तो मैला आंचल में इन्होंने बहुत अच्छे से सामाजिक उद्देश्यों को बताया कि समाज में कैसे क्या रहना चाहिए, समाज का आखिर क्या मोटिव होता है, समाज में कैसे सरवाइव करना है हमें। इन सब पहलुओं पर इसमें बात की है इन्होंने मैला आंचल में। मैला आंचल आपको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा एक ग्रंथ माना जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का एक गोदान है, उसमें भी सामाजिक के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया है। दूसरा इनका ये उपन्यास है। कौन सा? मैला आंचल फटीकनाथ रेणु। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो अगर समय मिले, आपको मौका मिले कभी, तो आप ज़रूर इस उपन्यास को पढ़िएगा। आगे हम बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु को हमारे टॉपिक्स में क्या-क्या है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। ये कहानी, अब ये क्या है? कहानी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे आता है कि पहलवान की ढोलक कौन-सी विधा है? पहलवान की ढोलक पाठ कौन-सी विधा है? तो कौन-सी विधा है? कहानी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले भक्तिन। भक्तिन क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। दूसरा हमने पढ़ा था बाजार दर्शन। बाजार दर्शन क्या है बेटा? निबंध है। अगर आपको याद होगा तो बाजार दर्शन निबंध था। तीसरा फिर हमने पढ़ा था काली मेघ पानी दे। और काली मेघ पानी दे क्या है? संस्मरण है। तो अगर हम एक एक चीज को याद रखते चलेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो गलत नहीं हो। तो पहलवान की ढोलक क्या है? आपकी कहानी है। कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल तथा संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन की ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की आवाज, उठती गिरती आवाज और पहलवान की क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। यानी फणीश्वर नाथ रेणु ही एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने गद्य को भी संगीत के साथ जो है जोड़ दिया है, क्योंकि संगीत आता है पद्य में। ये थे गद्यकार, तो इन्होंने गद्य से ही संगीत किया है। मतलब ऐसे जो है क्या है? कथाकार हैं। आगे हम चलते हैं तो इनकी कुछ विशेषताओं की ये कहानी है। इन विशेषताओं के साथ रेणु जी की ये कहानी व्यवस्था के बदलते के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने के प्रतीक है। कहने का मतलब क्या है कि पुराने राजा चले जाते हैं, नया राजा उस पद्धति में आके जम जाता है और जब वो जमता है तो फिर उससे पूरी व्यवस्था जो है वो पलट जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी भारतीय व्यवस्था है कि पुराने राजा जमे हुए हैं और पुराने राजा जब जाते हैं, नए राजा आते हैं तो पूरी सत्ता को उलट-फेर कर रख देते हैं। तो उस पर इन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा हुआ है। ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। यानी भारत पर क्या छा गया है? इंडिया। यानी पहले भारत था, अब क्या हो गया है? इंडिया हो गया है। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए आय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पलट देती। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोलक के बोल में अपने आप को न सिर्फ जलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। उस समय क्या है? भयंकर भीषण
अंधियारा था। रात में उस गाँव में एक गाँव की कहानी है, मैं अभी आपको पूरे चैप्टर में समझा देता हूँ कि क्या है। पूरे चैप्टर की कहानी आप ऐसे ही सुन लीजिए, फिर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत जो है आनंद आएगा और समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा। कि उस समय सर्दियों की बात थी, पहले पूरी कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। सर्दियों की बात थी, गाँव में भयंकर सर्दियाँ थीं और भीषण ये मान लो भीषण सर्दी पड़ रही थी, वैसे भीषण जो वर्ड होता है गर्मी, लेकिन भयंकर सर्दी पड़ रही थी। सब लोग अपने-अपने घरों में दरवाजे बंद थे। लोग जाड़े के मारे ठिठुर रहे थे, इतनी भयंकर सर्दी थी। गाँव में एक बीमारी आती है, अचानक बीमारी का आगमन हुआ और उस बीमारी में लोग क्या कर रहे थे अब लोग मर रहे थे तो उस समय एक पहलवान की ढोलक ऐसी थी, जो लोगों में संजीवनी शक्ति का काम करती। मतलब उनको जीने की एक आस देती थी, जीवन जीना सिखाती थी कि जीवन अभी बचा है, बहुत शेष बचा है। अब पहलवान की ढोलक का केवल तात्पर्य इतना सा है कि पहलवान जो था, पहलवान का नाम था लुट्टन और लुट्टन सिंह क्या करता था, पहलवानी करता था कि माता-पिता जो है 9 वर्ष की आयु में उसको छोड़कर चले जाते अनाथ हो जाता है 9 वर्ष। फिर उसकी शादी हो जाती है और शादी हो जाती है तो फिर वो अपनी सास के पास रहकर अपना पूरा जीवन सास के पास इसलिए रहता था क्योंकि उसकी सास को लोग विधवा सास थी, तो उसकी सास को लोग परेशान करते थे उस गाँव के। तो इसने क्या किया दूध पीकर गाय भैंस चराता था। अब दूध पीता तो उस समय में बहुत ताकत आ गई है ना, ये अखाड़ा खेलने अखाड़ा मतलब पहलवानी करने, साथ में ढोलक बजाता। पहलवानी करते-करते एक बार क्या हुआ कि श्यामनगर मेला देखने अब श्यामनगर मेला देखने पहुँचा तो वहाँ जाके मेले में दंगल और उस समय का जो सबसे बड़ा पहलवान था, वो था चाँद सिंह। यानी चाँद का बच्चा जो था उसको शेर का बच्चा भी कहते थे चाँद सिंह को। अब चाँद सिंह से कुश्ती लड़ना मतलब उस समय ये मान लीजिए कि अपने आप को कुछ समझना ही नहीं उसके आगे, इतना भयंकर था चाँद सिंह। तो ये दंगल देखने गए, और दंगल जैसे ही देखने गया श्यामनगर वहाँ जाकर ये क्या बोला और जो जनता थी वो कह रही थी क्या कि भैया शेर का बच्चा है उसके सामने मत जा, नहीं तो फिर तेरा कीमा तो निकाल ही देगा। तो ये जानबूझ के वहाँ चला गया। राजा ने इसको बोला क्या कि मेरे पास आ, ये 10 रुपए ले और मेले में से कुछ खा पी कर घर चला जा। ये बोला कि नहीं, मुझे तो लड़ना है। राजा से बहुत आग्रह किया इसने, आग्रह करने के बाद फिर क्या किया राजा ने परमिशन दिया हुआ तो लड़ अब राजा ने जैसे ही लड़ने की परमिशन दी तो ये चांद सिंह को उठा पटक के पहले तो ये खुद हारा 2-3 बार, फिर लास्ट टाइम ये बाजी कर जीत गए। और जैसे ही ये बाजी जीता तो जाके अपने इसके कपड़े-वपड़े सब लिपटे हुए थे, तो दंगल में तो ऐसा ही होता है मिट्टी-विट्टी रहती है तो ये जाके क्या किया सीधा जाके राजा से लिपटा और जैसे ही जाजा जाके राजा से लिपटा, तो राजा ने इसको अपने गले लगाया और गले लगाने के बाद इसको कुछ कर भी दिया और इसी को पहलवान को ही क्या कर लिया, अपने राज्याश्रित में क्या कर लिया अपने जो दरबार होता है ना, उसमें दंगल की जगह इसको फिक्स कर दिया कि अब से पहलवान ये करेगा राजा की ओर से या दंगल की। बोले ठीक है, कुछ सिलसिला चलता रहा, पहलवानी करता रहा, पहलवान का बहुत नाम हो गया। उसके 2 बच्चे भी थे। एक दिन क्या हुआ राजा की अचानक डेथ अब राजा की जैसे ही अचानक डेथ हुई, फिर ये क्या किया इसने, राजा की अचानक डेथ हो जाती है, तो नए राजा बनते हैं और नए राजा बनते हैं तो सबसे पहले इसको पहलवान को बाहर निकाला। बोले कि अब यहाँ पर पहलवानी अब क्या होगी यहाँ घुड़सवार होंगे, घोड़ों की रेस होगी। घोड़ों की रेस में पहलवानी का अखाड़ा खत्म। तो ये फिर अपने गाँव आता है तो झोंपड़पट्टी में रहता है, खाने के लिए कुछ होता क्यों? क्योंकि कोई नौकरी-वोकरी करता नहीं है, वो तो ढोलक बजाता और पहलवानी करता। अब इसने अपने गाँव में आके एक जो है स्कूल टाइप का निकाल लिया कि पहलवानी सिखाएगा। अब पहलवानी तो लोग तब करेंगे जब अब जब शरीर में कुछ खाने-पीने के लिए नहीं है, पहलवानी किस आधार पर करेंगे? तो फिर वहाँ ये भी इसका सिलसिला खत्म हो गया। गाँव में बीमारी आई, लोग मर रहे थे। ये आधी रात्रि में ढोलक बजाता, लोगों को जीने की आशा देता और लोग जीने की आशा जी रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि खुद खुद के दोनों बेटे चल बसे। दोनों बेटों को अपने कंधे पे जाके उठाया और ये हमेशा कहता था अपने बेटों को,
जब भी मैं मरूँ या गाँव वालों से जब भी मैं मरूँ, तो मुझे कभी भी चित मत करना, क्योंकि आज तक मुझे कोई चित नहीं कर पाया है। मतलब मुझे सीधा मत लेटाना, मुझे जब मैं डेथ हूँ, मृत्यु शैया पर जब मैं लेटूँ, तो मुझे उल्टा करके लेटना। क्यों? क्योंकि मैं आज तक किसी ने मुझे चित नहीं कर पाया, मुझे मृत्यु भी चित नहीं कर, तो इसको उल्टा करके। तो ये कहानी जो है पूरी, ये पूरी एक राजनीति पर है कि नए राजा आते हैं, कैसे चीज़ें बदलती हैं। तो ये ठीक उसी प्रकार की कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु। अब थोड़ा-सा इसमें क्लाइमैक्स बचा हुआ है, वो आपको मैं चैप्टर जब पढ़ा दूँगा पूरा, तब आपको समझ। अब हम शुरुआत करते हैं पूरे चैप्टर की कि कहाँ से क्या है। पहलवान की ढोलक यानी जाड़े का दिन, अमावस्या की ठंडी रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गाँव भरतया शिशु की तरह थर-थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बाँस-फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अंधेरा और निस्तब्ध, मतलब कोई आवाज़ तक नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था पूरे